हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स क्लास ऑफ धाकड़ कॉन्सेप्ट। आज हम लेकर आए हैं 15 मई का करंट अफेयर्स। इसमें देखते हैं किन किन फैक्ट्स के जो हैं आज के इंपॉर्टेंट है या 14 मई तक की खबरों के इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार व कई अन्य राज्य सरकारों ने हाल ही में महामारी अधिनियम कुछ सुधारों के साथ लागू किया है। यह अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष लागू किया गया था? यानी कि गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ये एक एक्ट लागू कर दिया है ताकि इसके अंतर्गत किसी पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। तो ये आपको बताना है कि किस वर्ष मूल रूप से लागू किया गया था। तो दोस्तों ये जो एक्ट है मूल रूप से 1897 में लॉन्च किया गया था और ये जो है अंग्रेजों के समय का एक्ट है। तो उस समय एक बीमारी हुआ करती थी ब्यूबोनिक प्लेग, और उस प्लेग को निपटने के लिए ये एक्ट लागू किया गया था जो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में हुई थी। और इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा पहले के टाइम में भी कई सारी बीमारियों के समय इसको लागू किया गया है, जैसे डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया या स्वाइन फ्लू हो गया, इनके टाइम भी इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन चूंकि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जहां पर इस एक्ट की सख्त जरूरत थी और कई सारे स्टैंड मेजर्स लेने की जरूरत थी, कठोर जो है निर्णय लेने की जरूरत थी, इसलिए इसको लागू किया गया है। आपको पता भी होगा कि अभी 2020 में इसमें संशोधन भी किया गया था कि कई सारे मेडिकल जो लोग हैं उन पर हमले हो रहे थे, डॉक्टर्स नर्सेज पर हमले हो रहे थे। तो इसमें यह बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेडिकल नर्सेज आशा वर्कर इन पर भी किसी पर भी हमला करता है तो उसको 7 साल की सजा या 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ये जो है एक्ट आपका इसमें संशोधन करके ही बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपको ईयर पूछा जा सकता है कि किस ईयर में इस एक्ट को लागू किया गया। तो 1897 एक ईयर है। दूसरा, एक तरीके से आप ये देखिएगा, ये एक्ट जो है नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल ये एक्ट है और नॉन कॉग्निजेबल को बोलते हैं संज्ञेय। संज्ञेय का मतलब ये है कि देखिए दो तरह के आपके कानून हो सकते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल कानून में और नॉन कॉग्निजेबल कानून में सबसे इंपॉर्टेंट फर्क यह है कि नॉन कॉग्निजेबल कानून में कोई भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा सीधा कार्रवाई नहीं की जा सकती है, कोर्ट की अनुमति के द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन कॉग्निजेबल जितने भी कानून है वहां पर कोर्ट की अनुमति के बिना भी किसी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, बिना बिना जो है उन जांच के भी उसको अरेस्ट कर सकती है या अपने अनुसार ही उसको ट्रीट कर सकती है। तो ये कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल भी है। नॉन वेलेबल का मतलब ये कि इसमें बेल भी नहीं होगी, आपको जो छूट मिलेगी, आप पैसा देकर बाहर आ जाते हैं, वो भी नहीं होगा। तो कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल है, इसलिए इसको स्ट्रिक्ट कठोर किया गया। तो 1897 में ये एक्ट लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बताना है कि हाल ही में कहां पर भारत और चाइना के बीच जो है फेस ऑफ हुआ है। फेस ऑफ का मतलब यह है कि कहां पर चाइना, ये नाकुला में हुआ है, वैसे तो मैंने लिखा है नाकुला, स्टेट पूछ रहा हूं आपसे मैं। फेस ऑफ का मतलब यह है कि चाइना और इंडिया के जो सैनिक है वो आपस में भिड़ गए वहां पर। तो ये कहां पर हुआ है? तो नाकुला है। नाकुला मैंने बताया था कल के वीडियो में ही कि नाकुला जो है, ला का मतलब होता है पास, पास का मतलब दर्रा। तो दर्रा, पास, ला या आप कह दें द साउथ इंडिया में घाट बोलते हैं, ये सारे एक ही चीजें हैं। तो नाकुला जो है सिक्किम में। अब इससे रिलेटेड क्या चीजें इंफॉर्मेशन और है कि यहाँ पर नाकुला जो एक जगह है वहां पर करीब 12-15 लोग घायल हो गए, एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि गोलीबारी नहीं होती है इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर पिछले 40 सालों से, पाकिस्तान जैसा नहीं, यहाँ पर शांति से विवाद को सुलझाते हैं। प्रॉब्लम भी है लेकिन हमारा ट्रेड ना तो रुकता है इनके साथ में, न कई सारे नहीं एक दूसरे की तरफ गोलीबारी होती है। बस एक दूसरे से व्यक्ति आमने सामने खड़े हो जाते हैं, ये हमारी बॉर्डर में आने का प्रयास करते हैं, हम इनको रोकने का प्रयास करते हैं, उसमें हाथापाई होती है और भिड़ंत होती है। तो ये नाकुला में अभी हाल ही में हुआ। ये आपको देखिए एक मैप दिखाता हूं मैं आपको। ये जो है मैप, यहाँ पर ये सिक्किम है और सिक्किम में यहाँ पर जो है ये नाकुला पास है। और सिक्किम राज्य में जो नाकुला पास है, यहाँ ये चाइना है, यहाँ ये भूटान है और यहाँ पर ये चीज जो है आपकी हुई है। तो चाइना की वहां पर एक आर्मी रहती है, जो उनकी आर्मी का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ ये भिड़ंत हुई और ये जगह करीब करीब 5000 मीटर ये जगह ऊंची है। माउंट एवरेस्ट जो है आपको पता होगा यहाँ पर है और वो 8400 कुछ 8800 मीटर ऊंचा है। ये जगह भी 5000 मीटर ऊंची और यहाँ पर जो है ये सारी चीजें हुई है। इसके अलावा भी कल परसों की खबर थी कि यहाँ पर लद्दाख में भी एक झील है। यहाँ पर इस झील का काफी सारा पोर्शन जो है वो चाइना में है। तो यहाँ पर ये झील के आसपास चाइनीज सैनिक जो है घूम रहे थे, उनको भारतीयों ने आने से रोका। तो ये यहाँ पर भी भिड़ंत हुई है। तो ये इंडिया का मैप हमारे अकॉर्डिंग है, चाइना के अकॉर्डिंग ये सारा पोर्शन अक्साई चीन उनके पास है और यहाँ पर भी उनका इशू है, बॉर्डर इशू वो समझते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा था कि इस पेंगोंग झील का नाम है पेंगोंग झील। तो ये पेंगोंग झील के पास में भी अभी भिड़ंत हुई थी। यहाँ पर कई रिपोर्ट्स ने ये भी बताया था कि चाइना के हेलीकॉप्टर्स आ गए थे, जिसके बाद में इंडिया ने भी अपने जेट तैनात कर दिए थे, फाइटर जेट। लेकिन ये खबरें अस्पष्ट हैं। लेकिन ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर चाइना और भारत के बीच में ये भिड़ंत अभी हाल ही में
हुई है। इसके साथ ही मैंने आपको पहले ये भी बताया था, आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि यहाँ भूटान के पास में डोकलाम है और डोकलाम के साथ में भी भारत का इशू रहा था 2017 में। और 2017 में जो डोकलाम इशू रहा था उससे निपटने के लिए भारत ने क्या किया था, भारत ने यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन जुपिटर। तो ऑपरेशन जुपिटर चलाया था, हालांकि वहां पर भी गोलीबारी नहीं हुई थी और चाइना जो पीछे खिसक गया था। तो डोकलाम एक इशू है यहाँ पर, और ये हमारा भारत का देख रहे हैं आप छोटा सा हिस्सा है जो हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्यों से ईस्ट भारत को। ये छोटा सा हिस्सा ही चिकन नेक कहलाता है। तो इस चिकन नेक के कारण ही यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर चाइना भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और इंडिया भी यहाँ पर उनको रोकता रहता है। और चाइना और इंडिया के बीच में जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर ये जो लाइन है ये यहाँ तक, ये तो नेपाल आ गया बीच में, फिर ये थोड़ा सा सिक्किम का पोर्शन है और फिर ये भूटान आ गया, फिर ये अरुणाचल प्रदेश के साथ में जो लाइन है। तो ये लाइन जो है करीब करीब 3000 किलोमीटर की है और इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चाइना के बीच में है। 1914 में शिमला में कन्वेंशन हुआ था, तो शिमला कन्वेंशन के द्वारा ही ये मैकमोहन लाइन खींची गई थी। लेकिन वो मैकमोहन लाइन एक्चुअली आपका मैप पे ही खींच दी गई थी, जैसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर कई सारी पर्वत की चोटियां हैं, उन चोटियों से प्रॉब्लम है कि वो अब उसको लाइन को खींच दिया गया, लेकिन इधर चाइना की बॉर्डर है, इधर चाइना की बॉर्डर है, तो ये डिस्प्यूट वहां पर बना रहता है। तो ये कई सारी चीजें थी जो चाइना से और भारत की बाउंड्री से रिलेटेड थी। आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि विच इज द लास्ट डेट अनाउंस बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली टू लिंक आधार विद राशन कार्ड। देखिए दो चीजें हैं, एक तो आपने सुना होगा कि आधार के साथ में पैन कार्ड को लिंक किया जा रहा है और एक ये है आधार के साथ में राशन कार्ड को भी लिंक किया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। हम पहले बात कर रहे हैं राशन कार्ड की। तो राशन कार्ड की जो डेट इन्होंने पहले दे रखी थी उसको इन्होंने बढ़ा दिया है और अब इन्होंने बोला है कि आप जो है 30 सितंबर तक इस आधार को राशन कार्ड के साथ में लिंक कर सकते हैं। राशन कार्ड को आधार के साथ में लिंक करने से क्या होगा कि अगर किसी का 2 स्टेट में राशन कार्ड बना हुआ है, नंबर 1 तो वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज, कहीं पर भी आपका जो भारत ये कर रहा है अभी प्लान कि वन नेशन वन राशन या वन नेशन कार्ड आप बोल दीजिए। तो एक नेशन में एक ही राशन कार्ड होगा और आपको कहीं पर भी एनीवेयर वो सुविधा मिल जाएगी कि कहीं पर भी जाकर आप अपना राशन का सामान ले सकते हैं। तो ये योजना 30 सितंबर तक बोल दिया है कि 30 सितंबर तक आप कर सकते हैं। और भारत में आपको पता होगा भूखमरी को रोकने के लिए एक NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लागू किया गया है 2013 में, और इसके तहत भारतीयों को 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ, 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ जो है चावल या बड़े अनाज या फिर उनको धान मिलता है। 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो। यानी कि यहाँ पर जो चावल है वो 3 रुपए किलो है, गेहूं जो है 2 रुपए किलो है और जो मोटे अनाज है जिसमें बाजरा ज्वार वगैरह है वो 1 रुपए किलो है। तो बहुत ही सस्ते रूप में ये भारत में भूखमरी को मिटाने के लिए घोषणा की गई थी। 2013 में एक्ट आया था, उसी के तहत जो है राशन काम करता है। और आपके जो आपने देखा होगा छोटे छोटे राशन की दुकानें होती है जिनको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत मानते हैं, वहां पर जाकर ये लोग अपना ले सकते हैं। और इस NFSA जो है विश्व का सबसे बड़ा भूखमरी को रोकने का प्रोग्राम है, जिसमें करीब करीब 81 करोड़ लोगों को राशन देने का जतन किया जा रहा है। 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा। तो ये सारी जो स्कीम है उनके बारे में हमने बात की। और ये जो मैंने आपको वन नेशन वन रेशन बताया था, वन नेशन वन रेशन या वन रेशन वन नेशन, इसको उल्टा कर लीजिएगा, वन नेशन एक राष्ट्र एक राशन, ये योजना जो है 1 जनवरी से इन्होंने लागू कर दी है। और 1 जनवरी से इसमें करीब करीब 17-18 जो राज्य और सेंट्रल टेरिटरी भी जुड़ गए हैं। तो ये तो हुई 30 सितंबर आधार और राशन कार्ड को जोड़ने की डेट, 30 सितंबर याद रखिएगा। और एक जो है पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ने की डेट, तो वो डेट भी गवर्नमेंट ने कई बार बढ़ा दी है, वो है 30 जून, वो अलग है, ध्यान रखिएगा। आधार से पेन को जोड़ने की डेट 30 जून है, आधार को राशन से जोड़ने की डेट जो है आपका 30 सितंबर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें बात करते हैं इनमें से किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है पेटा के द्वारा दिया जाता है और इसका आंसर है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो पेटा क्या है? पेटा एक संस्था है जो एनिमल्स के लिए काम करती है और इस पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल से ये संस्था जो है ये पुरस्कार देती है और ये जो है स्थित है वर्जीनिया यूएसए में। तो वर्जीनिया यूएसए में ये संस्था स्थित है
और इसी पेटा को अगर आपको याद होगा तो इसने विराट कोहली को पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी 2019 का दिया हुआ है। तो ये हीरो टू एनिमल्स है। एक्चुअली नवीन पटनायक ने क्या किया है वहां पर कि जो गरीब मजदूर हैं उनको खाना देने के साथ साथ जो भी आवारा पशु वगैरह हैं या फिर जो कई सारे लोगों के द्वारा त्याग दिए गए हैं, घर से निकाल दिए गए, उन पशुओं को, उन जानवरों को भी दाना पानी देने का काम नवीन पटनायक ने किया था। उसी कारण इनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा नर्सेज डॉक्टर्स जो है बहुत सारे लोग मानव सेवा में लगे हुए हैं और भगवान के एक अवतार के रूप में इनको देखा जा रहा है। ये अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले एक महिला के द्वारा की गई थी। एक्चुअली उनकी रात में ये मनाया जाता है। उन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने तो इस डे को नहीं शुरू किया था, उन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत की थी। उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इटली की थी और इटली में एक शहर है फ्लोरेंस, वहीं की ये महिला थी और इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत की थी और इन्होंने एक नर्सिंग पर किताब भी लिखी थी, नोट्स ऑन नर्सिंग बुक। ये नर्सिंग नोट्स ऑन नर्सिंग ये बुक है इनकी, तो इन्होंने ये लिखी थी। इन्होंने जो है 1853 से 1856 के बीच में एक क्रीमिया का युद्ध हुआ था जो रशिया और उनके दूसरे जो अलाइज हैं उनके बीच लड़ा गया था। तो क्रीमिया वॉर में कई सारे घायल लोगों की हेल्प की थी और मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में ही हमेशा ये नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो है नर्सिंग दिवस की थीम थी नर्सिंग फॉर वर्ल्ड हेल्थ। तो आप समझ रहे हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो नर्सिंग फॉर वर्ल्ड हेल्थ के लिए नर्सिंग, इसके लिए इसकी थीम है। तो ये थीम कई बार पूछी जाती है। तो आप देखिए मैंने सारी चीजें बता दी, इसकी थीम बता दी है, कब मनाया जाता है ये बता दिया है, क्यों शुरू किया गया है ये आपके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें के बाद छठे क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है पुणे। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने अभी हाल ही में क्या किया है, इसने कोविड-19 की जांच के लिए एक वैक्सीन तो नहीं बोलेंगे, एक जांच के लिए प्रणाली विकसित की है जिसको एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। उसका नाम है एलिजा जो है, इसके द्वारा मनुष्य में कोरोना की जांच की जा सकेगी कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसके शरीर में उसको रोकने के लिए एंटीबॉडी बनती है और उस एंटीबॉडी के टेस्ट के द्वारा ही उसकी जांच की जाती है। एक दूसरा टेस्ट और है जो आपको पता होगा, स्वैब टेस्ट होता है, जो गले या नाक में आपका स्वैब का टेस्ट लेकर लिया जाता है, उसको आरटीपीसीआर बोलते हैं। तो वो उसकी रिपोर्ट थोड़ा लेट आती है, इससे थोड़ा इजीली टेस्ट हो सकता है, साथ में होता भी इजी है। इसमें खून से आपका टेस्ट होता है, जबकि इसमें आपको नोजल या थ्रॉट में आपका स्वैब लेना पड़ता है, उसके द्वारा टेस्ट किया जाता है। थोड़ा महंगा भी पड़ता है आरटीपीसीआर, ये सस्ता है। तो कोविड एलिसा इन्होंने एक टेस्ट के लिए शुरू किया है। तो ये पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने शुरू किया। तो आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि पुणे में स्थित है या कहाँ स्थित है, ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मिशन के तहत हिंद महासागर में चिकित्सा व अन्य सहायता उपलब्ध कराने का भारत ने लक्ष्य रखा है? तो देखिए भारत ने कई सारे जो हिंद महासागर में देश है उन अलग अलग देशों को, मालदीव है, मॉरिशस है, सेशल्स है, मेडागास्कर है, इन सारे को चिकित्सा सहायता और अन्य मदद उपलब्ध कराने के लिए मिशन लॉन्च किया था। तो उस मिशन का नाम है मिशन सागर। और इस मिशन के तहत कई सारे हमने जहाज रवाना किए ताकि वहां पर क्या किया जा सके, वहां पर इनको मेडिकल और दूसरी हेल्प दी जा सके। इसमें सबसे प्रमुख है आईएनएस केसरी। तो आईएनएस केसरी वहां पर भेजा गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ी बात करें तो ये एक मैप मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये हमारा भारत है और भारत के नीचे श्रीलंका है और ये आपका हमारा लक्षद्वीप है। तो यहाँ तक ये जो हमारा बाउंड्री खत्म होता है, इसके बाद में सबसे पहले आता है मालदीव। मालदीव के बाद में देखिए सेशल्स है, ये कॉमरोस है, ये मडागास्कर है और ये मॉरिशस है। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है ये इंडियन ओशंस में स्थित है और इन्हीं की सहायता के लिए ये जो है अभियान लॉन्च किया गया है। इसी में 5 कंट्री ही है। एक तो है आपका सेशल्स है, जिन 5 कंट्री के लिए ये जो मिशन है वो लॉन्च किया गया है, उसमें भी इन्हीं 5 कंट्री को शामिल किया गया है। उसमें आपका सेशल्स है, मॉरिशस है, मडागास्कर है, ये कॉमरोस है यहाँ पर, और एक यहाँ पर रीयूनियन है। तो ये इनके लिए ही ये मिशन लॉन्च किया गया है। दूसरा एक चीज और आपको बता दूं कि मोदी जी ने भी एक सागर विजन लॉन्च किया था। उसी सागर विजन के कारण इसका नाम सागर मिशन रखा गया है। सागर विजन क्या है? सागर विजन है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
यानी इस रीजन में, इस हिंद महासागर में सबको सिक्योरिटी और ग्रोथ मिले। तो सागर विजन नाम से उन्होंने एक कल्पना की थी पहले, उसी के अकॉर्डिंग ये मिशन जो है लॉन्च किया गया है। दूसरा देखिए, हिंद महासागर के बारे में अगर थोड़ी बात करें तो ये जो हिंद महासागर है यानी इंडियन ओशन है, एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, यानी इंडिया। तो इंडियन ओशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसका जो वर्ल्ड का जो बहुत सारा ट्रेड होता है वो यहीं से निकलता है। जैसे चाइना भी यहाँ से ट्रेड करेगा, अफ्रीका जाएगा तो यहीं से जाएगा। अगर इधर से ट्रेड करेगा तो यहाँ पर होके यहाँ जाएगा। इधर से अगर गल्फ कंट्रीज या इनसे जो है सऊदी अरेबिया, यहाँ से तेल का निर्यात आयात होगा तो यहीं से जाएगा। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह बनी रहे। और यहाँ पर एक जो ऑर्गेनाइजेशन वो है बनाया गया है, उसमें हाल ही में इंडिया को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन ओशन कमीशन। तो ये इंडियन ओशन कमीशन जो बनाया गया है ये 1982 में बनाया गया था, और इसमें ये 5 मेंबर हैं जो मैंने बताया अभी आपको, सेशल्स, मॉरिशस, मडागास्कर, रियूनियन और कॉमरोस। ये 5 मेंबर हैं और हाल ही में भारत को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। तो भारत चाहता है कि यहाँ पर अपना प्रभुत्व बनाए और किसी तरीके से वो करे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा द्वीप है, इसको हम चागोस बोलते हैं, और यहीं पर अमेरिका का हवाई अड्डा उसने बनाया हुआ है। तो ये कई सारे यहाँ पर ब्रिटिश भी हैं, फ्रेंच भी हैं, चाइना भी है, इंडिया तो है ही, क्योंकि इंडिया की तो मेजर बाउंड्री यहाँ पर लगती है। तो इंडिया के लिए ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंस का है। तो यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन और है यहाँ पर जिसका नाम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये एक दूसरा एसोसिएशन है जिसमें भारत भी मेंबर है। यहाँ पर देखिए, हिंदी महासागर से लगते हुए करीब 28 कंट्रीज हैं। ये जितनी भी आप देख रहे हैं बाउंड्री पर, ये करीब 28 देश इस हिंद महासागर से लगे हुए हैं, और इन 28 देशों में 22 देश जो है इसके मेंबर है, और भारत भी इसका मेंबर है। और इसकी स्थापना जो है 1997 में की गई थी। तो एक संगठन तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है जो 1997 में बनाया गया था, जिसका भारत मेंबर है, 22 मेंबर है। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है 1982 में बनाया गया जिसका नाम है इंडियन ओशन कमीशन। इसमें भारत मेंबर नहीं है, लेकिन हाल ही में उसको ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। ऑब्जर्वर एक छोटा दर्जा होता है जहां मीटिंग में आप भाग ले सकते हो, और मेंबर बनने की प्रक्रिया में ये एक कदम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हिंदू यूथ हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द ग्राउंड ड्यूटी पायलट ऑफिसर इन पाकिस्तान एयरफोर्स। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में किसे पहला हिंदू ऐसा है, माइनॉरिटी है, जिसको ग्राउंड ड्यूटी पायलट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है राहुल देव। और राहुल देव जो है थारपारकर एक जगह है पाकिस्तान में, एरिया है, वहां से ये बिलोंग करते हैं, और इनको जो है ग्राउंड ड्यूटी पायलट ऑफिसर नियुक्त किया गया है। पिछली बार एक महिला को भी पाकिस्तान की एयरफोर्स में लिया गया था, उनका नाम था कायनात जुनैद। ये कायनात जुनैद जो है ये पहली महिला पायलट थी पाकिस्तान की एयरफोर्स में। खैबर पख्तूनख्वा जो एक प्रांत है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा, तो वहां से ये थी, और इन्होंने भी सुर्खियां काफी बटोरी थी। और अब जो है पख्तूनख्वा, ये प्रांत है पाकिस्तान का, पख्तूनख्वा जो है ये एक जनजाति है वहां पाकिस्तान में, तो वहां से ये बिलोंग करती थी। और अभी जो है राहुल देव को नियुक्त किया गया है पायलट के रूप में, ग्राउंड ड्यूटी पायलट ऑफिसर के रूप में। अगला क्वेश्चन आपका है, किस दिन विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे जो है वो प्रवासी पक्षी दिवस होता है। कई सारे पक्षी होते हैं जो एक देश से दूसरे देश ट्रेवल करते हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए ही ये दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये भी ऑब्जर्व किया गया है 9 मई को। और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा पुराना है लेकिन इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देना थी कि ये जो प्रवासी पक्षी दिवस है इसके लिए सम्मेलन होता है, और उसका जो सम्मेलन है CMS उसको बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इस CMS का 13वां भाग जो है हाल ही में भारत में हुआ था, गांधीनगर में। तो 13वां भाग हाल ही में भारत में गांधीनगर में हुआ था। और ये जो CMS है इसका चूंकि 13वां भाग हुआ है तो इसका पहला भाग भी हुआ होगा, और वो पहला भाग हुआ था बॉन में। बॉन कहां पर है? जर्मनी में। 1985 में ये कॉप हुआ था, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। तो सबसे पहले बॉन में हुआ था, इसका 13वां एडिशन जो है भारत में हुआ है। और ये जो 13वां सम्मेलन हुआ है, या ये जो पहला सम्मेलन हुआ है, इन सब में 129 मेंबर हैं इसके लिए, और वो 129 मेंबर इसमें भाग लेते हैं। तो इन 129 मेंबर ने जिन एग्रीमेंट को साइन किया है उसको बॉन कन्वेंशन बोलते हैं। तो बॉन कन्वेंशन भी आपका आ सकता है कि बॉन कन्वेंशन की 13वीं मीटिंग जो है भारत में कहां पर हुई है? तो गांधीनगर में हुई है। ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज प्रवासी भारतीयों पर सम्मेलन था। पहला सम्मेलन बॉन जनवरी में हुआ था, और अभी जो हुआ है वो 13वां सम्मेलन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, फीफा ने हाल ही में अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। 2020 में ये होना था, अब कब होगा? ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखिए, ये जो महिला विश्व कप है ये नवंबर 2020 में होना था, भारत में ही होना था ये।
लेकिन अभी इसको चूंकि रीशेड्यूल कर दिया है तो ये बोला गया है कि फरवरी और मार्च में 2021 में भारत में होगा। ये आपको पता होगा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है फीफा का, वो भी भारत में हो चुका है। और अगर फीफा के बारे में थोड़ी बात करें तो फीफा एक संस्था है जो फुटबॉल से रिलेटेड रेगुलेशन करती है और इसका हेडक्वार्टर जो है जूरिक में है, जूरिक स्विट्जरलैंड में है। 1904 में इसकी स्थापना हुई है और जियानी इन्फेंटिनो ये जो है इसके इसके अध्यक्ष हैं। तो भारत में जो ये संस्था है उसका नाम है AIFA का पूरा नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, और ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। तो प्रफुल्ल पटेल इस संस्था के अध्यक्ष हैं। जैसे फीफा ये काम करता है वैसे ही आपका ये संस्था भारत में काम करती है। तो 2021 में ही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस पोर्टल को हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एमएसएमई उद्योग को सहायता के लिए सहयोग और शिकायत निवारण के लिए लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल एमएसएमई ने लॉन्च किया है? अब देखिए दोस्तों, एमएसएमई आजकल नाम बड़ा चर्चा में है। नितिन गडकरी जो है इसके मंत्रालय में मंत्री हैं और एमएसएमई का नाम इसलिए चर्चा में आ रहा है क्योंकि अभी बहुत सारा राहत पैकेज और सारी चीजें जो है वोकल फॉर लोकल, ये सारी बातें जो है एमएसएमई के लिए की जा रही है। इसके लिए एक मैंने वीडियो भी बनाया है, वो आप देखिएगा। अभी इसमें नई परिभाषा भी आ गई है किसको एमएसएमई बोला जाएगा। तो एक मेरा वीडियो है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, प्लस आप भी काफी सारा कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकते हैं, ये भी जानने को मिलेगा। तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो इन्होंने जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका पोर्टल का नाम है चैंपियंस पोर्टल। ये पोर्टल क्या करेगा? ये पोर्टल आईसीटी का यूज करेगा और उसके द्वारा इनको मदद करेगा। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, जिसमें देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो, टीवी वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, इन सब का सहयोग से इन उद्योगों को ये हेल्प करेगा ताकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है प्रोग्राम से आगे बढ़ पाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विश्व एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में कितनी रैंक है? तो भारत की रैंक इसमें 74 है। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, तो ये ट्रांजिशन इंडेक्स जो है भारत के बारे में ये बताता है, दूसरे देशों के बारे में ये बताता है कि क्लीन एनर्जी में दूसरे देश या भारत जो है कहां पर खड़ा है। अब हम क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी बोल दीजिए, बात एक ही है। आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स का ही यूज होता है एनर्जी में, कोयला का हो जाए चाहे पेट्रोलियम वगैरह का हो जाए, लेकिन हम इससे कितना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े हैं। यानी कि आपका सनलाइट हो गया, आपका विंड एनर्जी हो गई, आपका हाइड्रल एनर्जी हो गई, ये सारी एनर्जी की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो वो ट्रांजिशन जो है आप टॉप पर हैं। और ये ट्रांजिशन सिर्फ ऐसे ही नहीं करना है कि आप टॉप पर रहें, ऐसा नहीं कि फ्यूल को खत्म करके दूसरे पर ही चले जाना है। इसमें यह भी है कि इंडस्ट्री भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इस इंडेक्स में शामिल है। तो भारत 74 पर है। थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये WEF के द्वारा जारी किया जाता है। और WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। तो जेनेवा आपको पता है स्विट्जरलैंड में है और ये एक पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए बनाया गया एक मंच है। तो 115 देशों की इसने सूची जारी की थी और उस 115 देशों की सूची में पहले नंबर पर अगर बात करें तो स्वीडन है और 74वें नंबर पर भारत है और 115वें नंबर पर उसमें जो सबसे लास्ट कंट्री है वो है हैती। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चाइना एक्चुअली इसकी रैंकिंग जो है भारत से कम है। तो अगर आप बताएं मुझे कि चाइना की रैंकिंग इस इंडेक्स में कितनी है, भारत से कम है, आपको मैं और क्लू दे देता हूँ, 80 और 90 के बीच में ही चाइना की रैंकिंग है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चाइना की रैंकिंग कितनी है। साथ ही इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी का मैं बता रहा था, तो 2020 तक एक टारगेट रखा है और 2020 का टारगेट ये है कि 175 गीगावाट का टारगेट भारत ने रखा है। इतनी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी हम 2020 तक बना 2022 सॉरी ध्यान रखिएगा 2022 है, 2022 तक बना देंगे। और इस 2022 तक के टारगेट में भी जो 100 गीगावाट का टारगेट वो रखा है सन एनर्जी का, और जो 60 गीगावाट का टारगेट रखा है वो रखा है विंड एनर्जी का। तो ये मेजर जो है विंड और सन के लिए ही बात की जा रही है। बाकी आपका टारगेट जो है वो बायो पावर जो है 10 गीगावाट का टारगेट उसमें रखा है कि कूड़े करकट से जो आप बिजली बनाते हैं उसमें 10 गीगावाट का टारगेट रखा है। और 5 गीगावाट का टारगेट जो है स्मॉल हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट जो है, यानी जल शक्ति से जो छोटे छोटे बनाए जाएंगे, जिनसे छोटे छोटे बांध बनाकर बिजली बनाई जाएगी, जिनसे ये किया जाएगा। तो 175 गीगावाट का टारगेट इसमें रखा है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में विजय मल्ल्या की वह अपील खारिज कर दी जिसमें उसने अपने प्रत्यर्पण न करने की अपील की थी। तो आपको पता है कि विजय मल्ल्या को भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी, तो सुनने में ये वर्ड बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जो भाग जाते हैं उनको भगोड़ा ही बोला जाता है। और भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो है
इसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स बिल भी 2017 में भारत लेके आई थी, 2018 में। और उस बिल में क्या बताया गया था, उस बिल में ये बताया गया था कि 100 करोड़ से जिनका आउटस्टैंडिंग है वैसे भारत नहीं छोड़ सकते, उनका पासपोर्ट जो है एक कॉपी बैंक में होगी और हम इजीली उनको ट्रेस कर पाएंगे। ये कई सारी उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं विदेशों में स्थित भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूके, यानी यूके की कोर्ट में इन्होंने अपनी अर्जी दायर की थी और उस अर्जी में ये बताया था कि इनको भारत न भेजा जाए, लेकिन उस कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। फिर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी अर्जी खारिज कर दी है। इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वहां के गृह सचिव को निर्णय लेना है, और वो है प्रीति पटेल। तो प्रीति पटेल एक भारतीय मूल की महिला है और 28 दिन के अंदर अंदर जो है इनका प्रत्यर्पण हो सकता है भारत में। आगे बात करते हैं, हाल ही में आर्मी ने टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से सामान्य नागरिक को अस्थायी रूप से कितने साल के लिए आर्मी ज्वाइन करने का प्रस्ताव किया है? तो ये 3 साल के लिए किया है, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है एक, जिसमें 10 साल के लिए आप ड्यूटी ज्वाइन करके वापस जो है सेना से वापस आ सकते हैं। अभी जो है 3 साल का ये बोल रहे हैं कि 3 साल के लिए कॉमन मैन को ड्यूटी ज्वाइन कराने का प्रस्ताव है, इसी शॉर्ट सर्विस कमीशन की ही तरह। और अभी हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, आपको पता होगा विपिन रावत है, और विपिन रावत जो है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। और ये जो विपिन रावत हैं, ये नौसेना, वायुसेना और जल सेना, जो आपका थल सेना है, इन तीनों के प्रमुख हैं। और ये एक पद बनाया गया था सीडीएस का इसी पिछले साल ही। तो सीडीएस जो है विपिन रावत है, इन्होंने ही बोला है कि भारत में जो आर्मी है उसमें 14% पद करीब करीब अभी खाली हैं, और उन पदों को भरने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी इसको नाम दिया गया है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने होप पोर्टल की शुरुआत की है ताकि बेरोजगार युवाओं को आसानी से नौकरी मिल सके? तो इसमें देखिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली उत्तराखंड जो है आपका ऑप्शन है इसमें। उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह, उन्होंने ये शुरुआत की इस होप पोर्टल के माध्यम से। जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, और एम्प्लॉयर जो है यानी कि जिनको एम्प्लॉय चाहिए उनके थ्रू रिक्वायरमेंट ली जाएगी कि क्या क्या वो चाहते हैं, और दूसरा यहाँ पर जो पब्लिक है उनको स्किल करके इनसे जोड़ा जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से, ताकि आपस में सप्लाई और डिमांड मैच हो पाए। और ये जो पीडीएफ में उत्तर प्रदेश है आपका, ये मैं आपको चेंज कर दूंगा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे, पीडीएफ लेना ना भूलें आप। और अगर आप वीडियो नहीं भी देख पाते, आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम का वीडियो है, तो आप पीडीएफ लेके वहाँ पर मैंने आंसर टिक कर रखे, उनको जरूर देखिएगा। और ये कई सारे क्वेश्चन मैं लेके आता रहूँगा, फिर इनका रिवीजन वीक में और इनका रिवीजन जो है मंथ में भी करवाता रहूँगा। तो आई होप कि ये अतिरिक्त जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ आंसर के अलावा, वो आपको हेल्पफुल होगी, और कई सारे एग्जाम में इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।